हाय गाइस। आज मैं एचएफसीएल की बात करूंगा। ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में है, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और मेजर इसका रेवेन्यू आता है टेलीकॉम से। डिफेंस से भी आता है। डिफेंस में अब कंपनी ने फोरे करना शुरू किया है और आगे जाके बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है कंपनी। और रेलवे से भी बहुत सारा कंपनी का अभी भी आता है, मेंटेनेंस भी करती है और उसके पूरा बिजनेस मॉडल को समझेंगे। परसों रिजल्ट आया कंपनी का, कल कॉन कॉल हुई थी, मैंने मैनेजमेंट को सुना। बहुत बुलिश है आगे ग्रोथ के लिए। इनका एक सेगमेंट है ओएफसीज का, वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन उसको भी ओवरकम करने के लिए कंपनी के पास ऑलरेडी प्लान्स हैं। तो देखते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और वैल्यूएशन कैसे नजर आ रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो एज आई सेड, ये कंपनी कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके मेजर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। कई छोटे छोटे प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जिनका यूज मुझे भी नहीं पता है कि क्या यूज है। तो जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, जो इन डिमांड है, जो इन फैशन है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी का अगर टेलीकम्युनिकेशन जो सेगमेंट है, यहाँ से कंपनी का आई थिंक 96% रेवेन्यू आता है। तो इसका सबसे मेजर जो प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स तो हाई स्पीड कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो आपका वोडाफोन आइडिया हो, जियो हो, एयरटेल हो, अब तो बीएसएनएल को भी गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट दिया है। आई थिंक 83,000 करोड़ का उसको पैकेज दिया है। और भारत नेट जो होता है, जो गांव गांव में जाके आपको कनेक्शन लगवाने होते हैं, वो भी, उसका भी टेंडर बीएसएनएल के थ्रू गवर्नमेंट सबमिट फ्लोट करती है। तो ऑलरेडी बहुत सारा ऑर्डर आता है इस कंपनी के पास, इन इन सारी कंपनी से, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल से भी बहुत सारा ऑर्डर आता है कंपनी के पास। तो टेलीकम कम्युनिकेशन वाले सेक्टर में एक प्रोडक्ट हो गया इनका, जो बहुत लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। दूसरा इसका जो बहुत फेमस प्रोडक्ट है वो है वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स। और उसमें भी स्पेशली फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, जो कस्टमर के प्रेमाइस में ही लगते हैं। कस्टमर सीपीई कहते हैं उन्हें, कस्टमर प्रेमाइस इक्विपमेंट। वहाँ पे आपको मतलब वायरिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती अगर आपको 5G का हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और कंपनी का ये मानना है कि ऑलरेडी इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं और डोमेस्टिक मार्केट में भी हम वी आर फोरसीइंग कि इस प्रोडक्ट सेगमेंट से बहुत ज़्यादा हम कमा सकते हैं। उसका भी एक स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, एक फैक्ट बताऊंगा जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है। थर्ड इनका मेजर प्रोडक्ट आता है अनलाइसेंस्ड बैंड रेडियोस, जो बैकहॉल रेडियोस के लिए आप यूज करते हैं। बैकहॉल आपका क्या होता है बेसिकली? जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, तो एक आपका होता है कोर नेटवर्क और एक होता है आपका एक्सेस पॉइंट। तो एक्सेस पॉइंट आपका होता है सर्विस प्रोवाइडर, किसी का भी सर्विस आप यूज कर रहे हो। और कोर नेटवर्क होता है आपका जहाँ पे आपका डेटा और कुछ भी जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो सेव होता है। तो उस दोनों के बीच में अगर आपको वायरलेस कम्युनिकेशन बनाना है, तो अनलाइसेंस्ड बैकहॉल रेडियोज आपके यूज होते हैं, यूबीआर इन्हें कहते हैं, यूबीआर। तो ये भी बहुत ज्यादा डिमांड में, पर्टिकुलरली फ्रॉम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, एज आई सेड, जियो एंड ऑल। अभी कंपनी सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट यूबीआर्स बनाती है। आगे जाके कंपनी ने कहा है, बिकॉज एक्सपोर्ट मार्केट से बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं, तो हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट यूबीआर्स भी बनाएंगे। वो एंटरप्राइजेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनिशियली कंपनी ना प्रोजेक्ट ओरिएंटेड थी, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं थी। तो प्रोजेक्ट्स करती थी, वहाँ पे अपना इंस्टॉलेशन करती थी अपने प्रोडक्ट्स का, फिर उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करती थी, ओएनएम जिसे कहते हैं। तो वो सालों साल चलता था। और प्रोजेक्ट वाले जो प्रोजेक्ट्स होते थे, उस वाले बिजनेस मॉडल में ये प्रॉब्लम आ रहा था कि रिसीवेबल्स आपके कभी बढ़ जाते थे, बिकॉज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते थे, गवर्नमेंट टाइम पे पैसा नहीं देती थी, रिसीवेबल्स बढ़ जाते थे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती थी, इन्वेंट्री डेज बढ़ जाते थे। तो बहुत ज़्यादा कैश फ्लो का बहुत इधर उधर अनसर्टेन रहता था कैश फ्लो आपका। लेकिन अभी कंपनी ने क्या किया है, बहुत ही कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया है कि हम प्रोजेक्ट लेड रेवेन्यू से प्रोडक्ट लेड रेवेन्यू की ओर जाएंगे। इसीलिए कंपनी ने आर&डी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और ये आप देखेंगे हमेशा एक ये फैक्ट रहा है, मोर और लेस थंब रूल तो कुछ भी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। जो भी कंपनी अपना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है ना आर&डी में, आर&डी कैपेबिलिटीज़ में, और कंपटीशन से पहले नए नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालती है, वो मार्केट शेयर भी जल्दी कैप्चर करती है। और उसका जो वॉल्यूम प्ले होता है और जो उसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन होता है, नए नए कस्टमर्स आते हैं, तो बहुत पैसा कमा के देती है वो कंपनी। और इस कंपनी का बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है आर&डी में, बिकॉज कंपनी लगातार कुछ ना कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट निकालती रहती है, जैसे मैंने आपको टेलीकॉम में बताया, राइट। ऑप्टिकल फाइबर में भी
बहुत सारे तरीके की ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं। जैसे आपको अगर आपके नेटवर्क प्रोवाइडर्स को चाहिए, जो आपके जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, इनको अगर चाहिए तो ये उस टाइप की ऑप्टिकल ओएफसीज यूज करते हैं, जिसके एक केबल के अंदर एक फाइबर के अंदर बहुत 280 अराउंड 0 to 280 फाइबर्स होता है, राइट। लेकिन जब आप डेटा सेंटर्स में आते हैं, जब डेटा सेंटर में ओएफसीज की जरूरत होती है ना, तो उसमें आपको बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड ओएफसीज चाहिए होती हैं। मतलब उसमें तो फाइबर्स कभी कभी 1700 to 3400 पर केबल आ जाते हैं। तो इतना ज्यादा वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, वो हर कोई नहीं बना सकता है। और कंपनी ने 1700 वाला तो बना रही है, 3400 वाला इन ऑन द वे है, अंडर डेवलपमेंट है। और आप लोगों को भी शायद ये पता होगा, इफ यू आर रेगुलरली ट्रैकिंग कंपनीज की, डेटा सेंटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। एक्सप्लोजन आने वाला है डिमांड में इसका। हर जगह डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, बिकॉज डेटा हम लोग कंज्यूम भी तो कितना कर रहे हैं एवरी डे। आई थिंक अभी जो रिलायंस जियो का रिजल्ट आया था, 30 to 40 GB पर महीना एक कस्टमर ऑन एन एवरेज यूज करता ही है। आप अपना खुद का देखें, आपका अगर 2 GB पर डे का पैक है, तो वो ऑलमोस्ट डेली खत्म हो ही जाता होगा, अनटिल अनलेस यू हैव वाईफाई एक्सेस एट योर होम। तो ये सारा जो नेटवर्किंग सोल्यूशन है, सारा डेटा का जो गेम चल रहा है, डेटा सेंटर्स का हो, कनेक्टिविटी का हो, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन का हो, इंटरप्राइजेस सोल्यूशन हो। बिकॉज हम तो क्या है ना, एक वाईफाई से एक घर काम चला लेता है। लेकिन जब एंटरप्राइजेस को अगर नेटवर्क की जरूरत होती है, उन्हें बहुत रिलायबल, हाईली रिलायबल नेटवर्क सोल्यूशन चाहिए। मोस्टली वो पी पॉन नेटवर्क्स पे काम करते हैं, बिकॉज अगर लाइट चली गई, क्योंकि अगर पैसिव आपके ऑप्टिकल नेटवर्क्स हैं, तो वहाँ पे आपको लाइटिंग की जरूरत नहीं होती, आपका कनेक्शन टूटेगा नहीं, रिलायबल रहेगा। और यही सब चीज़ों पे कंपनी एंटरप्राइजेस पे भी फोकस करती है। इनफैक्ट कंपनी ने ये कहा है कि पहले तो हम सिर्फ प्रोडक्ट एक टीम थी, हमने एक एंटरप्राइजेस की भी टीम बनाई है, जो ऑल ओवर इंडिया एंटरप्राइजेस को केटर करती है कि अगर आपको हाईली रिलायबल कनेक्शन चाहिए, तो ये एच एफ सी एल उनको बोलती है कि वी विल हेल्प यू विद दैट। अगर आपको पसंद आता है तो यू कैन यूज आवर सोल्यूशंस। तो ये ओएफसीज में मैंने बताया। डिफेंस की मैं बात करता हूँ, ये प्रोडक्ट अभी डिफेंस से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि आगे जाके FY 25 जब हो जाएगा, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली हमारा रेवेन्यू इस सेगमेंट से ग्रो करेगा। तो कुछ प्रोडक्ट्स इसके बताता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेज हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, और कंपनी का ये कहना है कि इतनी ज़्यादा डिमांड, इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही है हमारे पास एक्सपोर्ट मार्केट से, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेज के लिए, कि मेरे हमारे पास कैपेसिटी, हम सोच रहे हैं कि कैपेसिटी हमारे पास कम ना पड़ जाए फ्यूजेस बनाने की। फ्यूजेस क्या होता है, सपोज आपको कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है ग्राउंड से, तो आप क्या करोगे? मतलब अगर नॉर्मली आप टारगेट करने जाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज मूविंग टारगेट है। तो फ्यूजेस जब आप अपने किसी भी एम्यूनेशन के आगे लगाते हैं, तो वो अचानक अपने आप ही डेटोनेट कर जाता है जब वो एक पर्टिकुलर प्रॉक्सिमिटी में आता है मूविंग टारगेट के। तो आपको मतलब निशाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आपको उतना डिफिकल्टी नहीं होता है मूविंग टारगेट को हिट करने में। और इस इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। आई डोंट नो अबाउट इट। मतलब मुझे ऑब्वियसली इतना इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता जितना मैनेजमेंट को पता होगा। इट्स अ गिवन, राइट। रेडियो रिले बनाती है हाई कैपेसिटी के, और सबसे अच्छा जो उनका मुझे प्रोजेक्ट लगता है वो है थर्मल वेपन साइट्स। आप जब वेपन के आगे ये लगाते हैं ना, तो आपका चाहे फॉगी इन्वायरमेंट है, चाहे आपका डेंस इन्वायरमेंट है, चाहे बारिश है, चाहे रात है, जब विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, तो ये थर्मल साइट्स लगा के आपको विजिबिलिटी भी क्लियर हो जाएगी। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो इनके हैं, प्रोडक्ट्स जो इनके हैं डिफेंस में, वो ट्रायल को भी क्रॉस कर चुके हैं, ट्रायल फेज से भी ऊपर जा चुके हैं। और कंपनी का ये कहना है कि गवर्नमेंट अभी बस टेंडर फ्लोट करने वाली है, एंड जितनी भी कंपनीज इंडिया में हैं, आई थिंक देयर आर 5 or 6 कंपनीज इंक्लूडिंग टाटाज, तो जो टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगी। और एच एफ सी एल का जो ट्रायल सक्सेस रेट है वो सबसे ज़्यादा है इन सब कंपनियों में। एंड द कंपनी इज वेरी होपफुल, वेरी वेरी होपफुल ऑफ गेटिंग सम रीजनेबल अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम द डिफेंस साइड, फ्रॉम द गवर्नमेंट बेसिकली। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैंने आपको बता दिया। डेटा सेंटर्स में ना एक और प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स तो मैंने बता दिया, लेकिन कैबिनेट्स भी आपको चाहिए होते हैं, जहाँ पे सारा डेटा आप देखेंगे। किसी भी डेटा सेंटर को आप देखेंगे, वो कैबिनेट जो हाई डेंसिटी वाले कैबिनेट्स होते हैं, वो हर डेटा सेंटर का मेन इंफ्रास्ट्रक्चर वही होता है। और data centers, I mean, if you're not familiar with it, आप you should research about it, the kind of demand that
द डेटा सेंटर सेगमेंट इज सीइंग इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड वाइड इज जस्ट अमेजिंग। तो इसको आप रिसर्च भी कर सकते हैं, एडिशनल जो भी कंपनी डेटा सेंटर को केटर करती है। तो अभी इस कंपनी का मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, करंटली क्या प्रॉब्लम चल रहा है, एंड इट्स एन इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम, ये कंपनी का अपना पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इंडस्ट्री अफेक्टेड है किसी ट्रेंड से, तो इट्स मोर और लेस गिवन कि जो आपकी सारी कंपनीज हैं वो भी इम्पैक्ट आएंगी। अभी क्या चल रहा है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में डंपिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर कैपेसिटी हो गई है। तो मार्केट में जो डिमांड थी उसको केटर करने के लिए सप्लाई इनफ हो चुका है, और इसीलिए बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में। कंपनी का ये कहना है कि अभी तो इतना ज़्यादा प्राइसिंग नहीं है, खुद की जो कैपेसिटी है कंपनी की वो यूटिलाइजेशन चल रहा है अभी 45 to 50, जो पहले 60-70 हुआ करता था। तो ऑब्वियसली कंपनी ने खुद भी अपना ऑप्टिकल फाइबर्स बनाना थोड़ा कम कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। कंपनी का ये कहना है कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्परेरी स्लो डाउन है फ्रॉम द मैनेजमेंट वर्ड्स, और ये टेम्परेरी स्लो डाउन चला जाएगा बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की भी डिमांड बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड होने वाली है। कंपनी, फॉर मी एज आई सी इट, जितना मेरी समझ है, कंपनी बहुत ज़्यादा राइटली प्लेस्ड है। जितनी भी डिमांड आगे आने वाली है, बी इट ऑन योर टेलीकॉम प्रोडक्ट्स या फिर पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क्स जो हैं, पॉन नेटवर्क जिन्हें हम कहते हैं, चाहे डेटा सेंटर्स हो गया, चाहे डिफेंस हो गया, चाहे रेलवेज हो गया। रेलवेज के लिए भी वीडियो सर्वेलेंस बनाते हैं। तो जब जब रेलवेज, ये तो ऑलरेडी रेलवेज के लिए काम करते ही हैं। आई थिंक वीडियो सर्वेलेंस मोस्टली, अभी ये सिर्फ वीडियो सर्वेलेंस बनाते हैं। और जो ये डेडिकेटेड प्रोजेक्ट रेल कॉरिडोर्स बन रहे हैं उसमें ऑलरेडी आई थिंक 3 या 4 डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर्स में काम कर रहे हैं। इनका साइकिल बड़ा होता है बिकॉज ये प्रोजेक्ट रिलेटेड काम करते हैं रेलवेज में। और इनका क्या होता है, जब ये प्रोजेक्ट रिलेटेड काम करते हैं, प्रोडक्ट नहीं, प्रोजेक्ट रिलेटेड जब ये काम करते हैं, तो इनका सालों साल ये काम चलता है, 7 साल तक भी चल सकता है, 5, 6, 7 साल, क्योंकि ये ऑपरेशन भी करते हैं उसमें, उसमें मेंटेनेंस भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर दिया, सारे वीडियो सर्वेलेंस लगा दिए एक रेलवे ट्रैक पे, तो आपका काम हो गया। नहीं, आपको आके मेंटेनेंस भी करना है उसका। कुछ खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इससे भी कंपनी पैसा कमाती है। और इनको टर्न की प्रोजेक्ट्स कहते हैं। टर्न की प्रोजेक्ट्स में कंपनी का मार्जिन है 8 to 10% प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला मार्जिन। तो ये सब चीज़ें कल मैनेजमेंट ने कंपनी में कही हैं। और मुझे एक बहुत अच्छी बात इस मैनेजमेंट की ये लगी कि मैनेजमेंट वाज क्विकली एबल टू फोरसी द डिमांड स्लो डाउन इन ओएफसीज। बिकॉज अभी करंटली क्या था, कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू था वो ओएफसी से ही आता था। अब अगर कंपनी डिमांड फोर्स नहीं करती कि स्लो डाउन आने वाला है, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई नहीं करती। कंपनी ने पहले ही देख लिया था डिमांड स्लो होने वाली है, तो कंपनी ने पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं, जब आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल्स लगानी है, बिछानी है, तो चाहे वो अबव द ग्राउंड हो, चाहे वो अंडर द ग्राउंड हो, आपको जो भी डिवाइसेस चाहिए, सपोर्टिंग डिवाइसेस चाहिए, वो होते हैं आपके पैसिव डिवाइसेस, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क डिवाइसेस। तो यहाँ कंपनी क्या कह रही है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। FY 24 में, पिछले साल, 143 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया था इस सेगमेंट में, प्रोडक्ट सेगमेंट में, टेलीकॉम प्रोडक्ट सेगमेंट में। अभी कंपनी क्या कर रही है, FY 25 में 143 से डायरेक्टली, और ये कंपनी मिनिमम बता रही है कि 2000 करोड़ का हम रेवेन्यू करेंगे। तो जस्ट सी द जंप फ्रॉम 143 करोड़ इन FY 24 टू 2000 करोड़ इन FY 25। मतलब सोचा भी नहीं है किसी ने कि ये कंपनी कैसे करेगी। ये वी विल ओनली हैव टू ट्रैक इट। बहुत ही मतलब अमेजिंग जो कहते हैं कि इतना ज़्यादा जंप करेगी कंपनी इस रेवेन्यू सेगमेंट में। और इससे हुआ क्या है, अच्छी बात ये हुई है, जो ओएफसीज में डिमांड स्लो डाउन आया ना, वो कंपनी ने ऑफसेट कर दिया अपना प्रोडक्ट बेच के, जो प्रोडक्ट बेचेगी। इनफैक्ट जो फर्स्ट जो क्वार्टर अभी गया है, उसी में टेलीकॉम का रेवेन्यू, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू 400 करोड़ का हुआ है। लास्ट पूरे ईयर को मिला के 143 करोड़ था। इस साल कंपनी ने कहा है 2000 करोड़ का होगा, और पहले क्वार्टर में ऑलरेडी 400 करोड़ का कर चुकी है। तो मोर और लेस द कंपनी इज लाइकली टू मीट इट्स गाइडेंस ऑन दिस फ्रंट। अब हम करते हैं बेसिकली
अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का जानना है तो 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 2 तेलंगाना में है, 1 चेन्नई में है, 1 गोवा में है, 1 तमिलनाडु में है। अलग-अलग फैसिलिटीज़ हैं, कुछ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की हैं, कुछ नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स की हैं, कुछ एफडब्ल्यूएस बनाती है, कुछ यूबीआर्स बनाती है, कुछ रिले विज़न बनाती हैं, तो ये सब करती हैं। एक्सपेंशन भी चल रहा है कंपनी का हर अपनी फैसिलिटी में। एक्सपेंशन अभी कंपनी ने थोड़ा-सा स्लो डाउन किया हुआ है ऑफ ओएफसीज़ में बिकॉज़ ऑब्वियसली डिमांड का स्लो डाउन है बट इट्स ऑन इट्स वे। कंपनी ट्रैक कर रही है डिमांड को, उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी कंपनी कह रही है हम बढ़ा देंगे जब हमको चाहिए। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट तो मैंने सब बता दिया। कंपनी बेसिकली प्रोजेक्ट रेवेन्यू लेट से प्रोडक्ट रेवेन्यू की तरफ आ चुकी है और प्रोडक्ट लेड रेवेन्यू इस बार हो चुका है कंपनी का 61%। अगर FY21 में देखेंगे ना तो सिर्फ 27% रेवेन्यू आता था प्रोडक्ट से, ठीक है। FY21 कट बैक टू 4 years आफ्टर, अभी Q1 FY25 में 61% रेवेन्यू आया था प्रोडक्ट से। तो ऑब्वियसली कंपनी का जो कॉन्शियस स्ट्रेटेजी है वो इन प्ले है, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रही है और यही मुझे इस कंपनी का अभी ठीक लगा है कि वेल प्लेस्ड है। अगर वैल्यूएशंस की जब हम बात करेंगे तो रीजनेबली प्लेस्ड है, ऐसा कोई बहुत आलतू फालतू के वैल्यूएशंस नहीं है कंपनी के। R&D में मैंने बताया कंपनी बहुत फोकस करती है और की कस्टमर्स की थोड़ा बात कर लेते हैं। जियो है, BSNL है, टाटा है, वोडाफोन है, L&T है, एयरटेल है, तो ये सब है। नोकिया है कंपनी का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ITI लिमिटेड है, ऑप्टस है, तो BSNL ऑफ कोर्स उसको कैसे ही भूल सकते हैं, HP है। तो ये सब है कंपनी के और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स भी कंपनी के बहुत सारे हैं जिनके साथ ही एक R&D के पर्पज से कोलैबोरेट करती है। क्वालकॉम हो गया, विप्रो हो गया और IP फ्यूजन हो गया, कॉम एजिलिटी हो गया, कैपजेमिनाई हो गया, तो ये सब हो गया। इसके थोड़ा सा रिजल्ट्स की बात करते हैं कैसे रहे हैं। रिजल्ट्स मुझे उतने अच्छे नहीं लगे हैं इस कंपनी के, स्पेशली इफ यू सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो वाई वाई की बात करते हैं, नेट रेवेन्यू में जंप आया था 16.38% का वाई, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% से डिक्लाइन किया है। मोस्टली ये डिक्लाइन इसीलिए किया है क्योंकि इंडस्ट्री वाइड जो प्रॉब्लम आया है ओएफसीज का वो मैंने बताया। अगर वो प्रॉब्लम नहीं होता तो कंपनी वाकई में क्यू ऑन क्यू भी ग्रो कर सकती थी, लेकिन नहीं किया है तो वी कैन नॉट जस्ट कंप्लेन अबाउट इट एंड डिसमिस इट। देखना पड़ेगा आगे जाके कैसा करती है कंपनी। एबिटा मार्जिन्स कंपनी के 16.4% के थे लास्ट ईयर, अभी 16% के हैं, राइट। और पैट को अगर हम देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वाई में तो जबरदस्त जंप किया है 46% का, लेकिन आपका क्यू में सिर्फ 1.5-2% का पैट ग्रोथ आया है। पैट मार्जिन अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है। पैट मार्जिन मुझे भी इस कंपनी का अच्छा लगता है, 9.55% का अच्छा मार्जिन है। और अगर कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ करेगी, कंपनी ने कहा मार्जिन हम आगे भी बढ़ेंगे, और जो मैंने बताया ना 143 करोड़ से 2000 करोड़ जाने वाला है इस साल में, उसमें भी मार्जिन का इम्प्रूवमेंट ही आने वाला है। तो ऑलरेडी कंपनी के मार्जिन हो इतने अच्छे हो चुके हैं 9.55% के, आगे जाके वॉल्यूम भी जब बढ़ेगा और मार्जिन भी जब बढ़ेंगे तो पैट में तो क्या जबरदस्त इम्पैक्ट आने वाला है इस कंपनी का। बट वी विल हैव टू ट्रैक इट, नथिंग इज फॉर ग्रांटेड। कंपनी ने आके गाइडेंस दे दी तो वी शुड नॉट जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। प्राइमा फेस ही हमको समझना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये गाइडेंस है, इस गाइडेंस पे ही हमको डिसीजन लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भूल जाओ बस गाइडेंस सुन के, नहीं, उसको आगे आप ट्रैक करो कंपनी गाइडेंस फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। आई थिंक सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो कौन कौन सुन के जो मुझे पता चला, कंपनी ने गाइड किया है टॉप लाइन जो इस साल जनरेट करेंगे वो 25-30% से रेवेन्यू ग्रो करेगा इस साल, FY24 से FY25 में जाके। ठीक है, हम ऑलरेडी FY25 में फर्स्ट क्वार्टर हो चुका है, तो 25-30% का रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। अब जो पैट का ग्रोथ होगा, कंपनी कह रही है हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा और पैट का ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा होगा। सपोज अगर रेवेन्यू 30% से ग्रो करता है तो पैट का ग्रोथ विल बी मोर देन 30%। वो 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हमको देखना है। तो अगर मैं इसका फॉरवर्ड पी देखूं कंपनी का, तो अगर मैं सपोज ये मानूं कि कंपनी 25% से टॉप लाइन ग्रो करती है, मिनिमम लेके चलता हूँ ऑन द सेफ साइड, और जो बॉटम लाइन है वो 30% से ग्रो करती है, तो इसका फॉरवर्ड पी आ रहा है अभी 38 का। फॉरवर्ड पी हम कैसे निकालते हैं? बेसिकली आप मार्केट कैप को डिवाइड करोगे अपने फ्यूचर अर्निंग से। सपोज इस साल कंपनी की अर्निंग्स $100 100 करोड़ की थी। अब कंपनी कह रही है कि हम टॉप लाइन का तो गाइडेंस कंपनी ने दे दिया
मैं मान के चल रहा हूँ 25%, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ जो बॉटम लाइन आएगा कंपनी का वो 30% से ग्रो करेगा। बॉटम लाइन इज योर पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सपोज FY 24 में 100 करोड़ का रेवेन्यू था और 30% ग्रो करेगा नेक्स्ट ईयर, तो जब हम फॉरवर्ड पी निकालते हैं तो हम मार्केट कैप डिवाइड करते हैं वो फॉरवर्ड अर्निंग से, जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि अब 30% से ग्रो करेगी तो 100 का 130 करोड़ हो जाएगा। तो करंट मार्केट कैप को जब आप फ्यूचर अर्निंग से डिवाइड करोगे तो आपका फॉरवर्ड पी आता है। तो फॉरवर्ड पी 38 का आ रहा है, कंपनी इज ग्रोइंग एट 25 to 30% और आगे का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो फॉर मी पर्सनली, मैं तो बहुत पहले से इसमें इन्वेस्टेड हूँ, बहुत छोटे कम लेवल से इन्वेस्टेड हूँ, तो मुझे तो सच कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट अगर आप पर्सनली इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप वैल्यूएशंस को देखें, अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, मैंने आपको बता दिया, डिसीजन मैं आपकी तरफ से नहीं बताऊंगा, ना आपको सजेस्ट करूंगा। 38 का फॉरवर्ड पी आ रहा है, द कंपनी इज सेइंग कि 25 to 30% से डिलीवर करेगा। अगर आपको डीप कट कहीं मिलता है तो मे बी जो फॉरवर्ड पी है वो 35 पे आ जाएगा, 30 पे आ जाएगा डीप कट पे। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैंने आपको वैल्यूएशंस बता दी, बिजनेस मॉडल बता दिया, फ्यूचर ग्रोथ बता दिया, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कह रहा है वो बता दिया, और एक और पॉइंट मैं भूल गया कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब स्क्रीनर पे या कहीं पे भी स्टॉक एक्सचेंजेस में भी कंपनी को अगर पढ़ना चाहोगे ना, इसका रिसर्च करना चाहोगे, तो आपको वहाँ पे दिखेगा जो प्रमोटर्स ने अपने कुछ शेयर्स प्लेज किए हैं, आई थिंक 40 समथिंग %। और प्लेजिंग हमेशा एक नेगेटिव साइन होता है किसी कंपनी के लिए। लेकिन कल मैंने जब कॉन कॉल में सुना तो कंपनी का मैनेजमेंट स्टॉक एक्सचेंजेस पे गुस्सा कर रहा था कि बार बार हम स्टॉक एक्सचेंजेस को बता रहे हैं कि ये हमने प्लेज नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। इन्होंने लोन्स लिया है अपने शेयर्स के अगेंस्ट, लेकिन प्लेज नहीं किया है। वो कुछ और तरीके से इन्होंने लोन्स लिया है। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि स्टॉक एक्सचेंजेस के पास उसको उस टर्म को डिफाइन करने के लिए कोई टर्म नहीं है, इसीलिए वो जो हमने शेयर्स को लोन्स लिया है शेयर्स के अगेंस्ट, वो प्लेजिंग में दिखा रहा है। और कंपनी का ये कहना है, वी आर कैटेगोरिकली सेइंग दैट नॉट इवन अ सिंगल शेयर ऑफ HFCL इज प्लेज्ड एनीवेयर। तो ये मुझे भी काफ़ी कंफर्टिंग लगा, बिकॉज यही मुझे प्रॉब्लम रहता था हमेशा, बिकॉज आई एम इन्वेस्टेड और मैं बहुत ट्रैक करता हूँ इस कंपनी को, हमेशा ट्रैक करता रहता हूँ। तो मुझे बैक ऑफ द माइंड ये डर हमेशा रहता था कि इसका यार प्लेजिंग क्यों कम नहीं कर रही है कंपनी। ऑलरेडी कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, तो क्यों कम नहीं कर रही है कंपनी, ग्रोथ इतना अच्छा दिखा रही है। और अगर चाहती है कि इन्वेस्ट करे लोग इसमें तो प्लेजिंग कम करे अपना। कल जाके मुझे भी क्लियर हुआ कि शेयर्स प्लेज्ड नहीं है कंपनी के, इट्स समथिंग एल्स। और वो लैक ऑफ एक मिसनोमर है, एक तरीके से गलत तरीके से दिखा रहे हैं वहाँ पे प्लेज्ड। अगर आपको इंटरेस्ट है कंपनी में, और आप ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट आएगा। तो बाकी मैंने बात कर ली है, रिजल्ट्स की बात कर दी, सबकी बात कर दी है। कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है इस कंपनी के बारे में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।